Under the parts of speech, we have done noun, pronoun, adjective, then verb, adverb, and preposition. Having done 6 parts of speech, we come to the last 2, and that is conjunction and interjection. Each of these parts of speech are very important. जितने भी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, जितने भी हमने शब्द भेद पढ़े हैं, शब्दों के विभिन्न प्रकार पढ़े हैं, सब अपने तय स्वयं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रीपोजिशन जो है वो आपकी वोकैबुलरी को, आपके शब्द भंडार को या आपकी अंग्रेजी को बहुत अच्छा कर सकता है। प्रीपोजिशन के लिए जैसा मैंने कहा, ज़रूरी है कि आप बहुत पढ़ें और हर बार क्रिया के आगे कौन सा संबंध बोधक लगा हुआ है इसको ध्यान में रखें और उसका अर्थ डिक्शनरी से देखें। ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिया लिखी है वही अर्थ आए, क्योंकि क्रिया के बाद प्रीपोजिशन जुड़ता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं, उस क्रिया का ही अर्थ बदल जाता है। So we have done preposition also, and now we come to the next one, that is conjunction. Very simple topic, very simple topic, that is conjunction मतलब समुच्चय बोधक, जो जोड़ता है। समुच्चय बोधक। God made the country and man made the town. God made the country and man made the town. And जो जोड़ता है। Our board is small but sufficient. She must weep or she will die. Or 2 and 2 make 4. अब यहाँ देखिए, and, but, और, ये क्या है? 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ये जो तीनों उदाहरण देखे आपने, और चौथे में जो आपने देखा एंड 2 और 2 4, तो वहाँ 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं, यानी जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का काम। 1 2 3 सेंटेंस जो है वहाँ पे कंजंक्शन 2 वाक्यों को जोड़ रहे हैं, 4 में जो है वहाँ कंजंक्शन 2 शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कंजंक्शन की परिभाषा क्या है। जो वाक्यों को और कभी कभी शब्दों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को कंजंक्शन कहते हैं। राइट? बालू एंड विट्ठल आर गुड बॉलर्स, कंजंक्शन है। इसलिए द मैन इज पुअर बट ऑनेस्ट, लेकिन ईमानदार है। आदमी गरीब है, ईमानदार है। अच्छा नहीं लगता, कुछ मिसिंग हो रहा है। तो जोड़ कौन सा शब्द रहा है? बट, लेकिन ईमानदार है। द मैन इज पुअर बट इज ऑनेस्ट, बालू इज गुड एंड विट्ठल इज गुड बॉलर। ऐसा 2 बार ना बोल करके हम क्या बोलेंगे? बालू एंड विट्ठल आर गुड बॉलर्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वाक्यों को छोटा भी कर देता है। 2 and 2 make 4, 2 शब्दों को जोड़ रहा है। हरि एंड राम आर ब्रदर्स, एंड शब्दों को जोड़ रहा है। एंड और वाक्यों को जोड़ना, शब्दों को जोड़ना। कई बार हमको कुछ दूसरे शब्दों का उपयोग करना पड़ता है कंजंक्शन के। उदाहरण के लिए, दिस इज द हाउस दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। दिस इज द हाउस, ये वो मकान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये वो मकान है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये वो मकान है जो मैंने बनाया। तो ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द प्लेस वेयर ही वॉज मर्डर्ड, ये वो जगह है जहाँ उसकी हत्या हुई। सो समुच्चय बोधक को रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब या प्रीपोजिशन से अलग करके थोड़ा पहचानना चाहिए, क्योंकि ये भी जोड़ने वाले शब्द हैं। मैं फिर से दोहरा दूं
समुच्चय बोधक शब्दों को ध्यान से देखिए। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन को, रिलेटिव एडवर्ब को और ऐसी प्रीपोजिशन कई बार लगता है ये हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि ये वे नहीं है बल्कि जोड़ रहे हैं। दैट इज द हाउस दैट आई बिल्ट। इसमें दैट क्या है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर ही डाइड। वेयर दो वाक्यों को जोड़ रहा है। या वेयर ही वॉज मर्डर्ड, वेयर ही डाइड। टेक दिस एंड गिव दैट। टेक दिस एंड गिव दैट, ये लो और वो दो। और ये क्या हो गया? समुच्चय, कंजंक्शन। एक चीज यहां ध्यान आप जरूर दीजिए, मस्ट टेक ए नोट ऑफ इट, और यह है कि संबंधवाचक सर्वनाम या रिलेटिव प्रोनाउन और संबंधवाचक क्रिया विशेषण रिलेटिव एडवर्ब, ये एडवर्ब हैं और सर्वनाम भी हैं, एडवर्ब हैं और प्रोनाउन भी हैं, और उसके अलावा जोड़ने का भी काम करते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो ऊपर के जो तीनों वाक्य थे उसमें आपने देख लिया दैट दे आर यूज्ड एज समुच्चय बोधक ऑल्सो। लेकिन समुच्चय बोधक जो शब्द हैं वो केवल जोड़ते हैं और कोई काम नहीं करते। समुच्चय बोधक शब्द जो हैं, कंजंक्शन वर्ड्स, वो केवल जोड़ने का काम करते हैं, यही एक काम करते हैं। जबकि सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक क्रिया विशेषण जोड़ते भी हैं और कुछ और काम भी करते हैं। तो ये दोनों अंतर आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि संबंधवाचक शब्द या समुच्चय बोधक केवल जोड़ते हैं और कोई कार्य नहीं करते। प्रीपोजिशन भी दो शब्दों को जोड़ता है पर वो कुछ और भी करता है। प्रीपोजिशन दो शब्दों को जोड़ता है पर वो कुछ और भी करता है। कई बार तो संज्ञा सर्वनाम कुछ और क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम को स्पष्ट करता है। ही सेड बिसाइड राम, प्रीपोजिशन है बिसाइड, तो बिसाइड राम के बाजू में सर्वनाम, संज्ञा राम के बाजू में संज्ञा। ही सेड बिसाइड राम। ही स्टूड बिहाइंड मी, मेरे पीछे, प्लेस बता रहा है, रिलेटिव। So what I am trying to say is that preposition, adverb and even pronoun, relative pronoun, they perform more than one functions, but conjunctions only one, केवल जोड़ने का काम करते हैं, एक ही कार्य करते हैं, केवल जोड़ने का और कुछ नहीं। Some conjunction words, they are used in pairs. कंजंक्शन के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनकी जोड़ी में ही उपयोग होता है। जो उदाहरण के लिए आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड। अब जैसे आइदर और को कैसे, आइदर राम विल गो और श्याम विल गो, या तो राम जाएगा या श्याम जाएगा, या तो। नाइदर राम विल गो नॉर श्याम विल गो, ना तो राम जाएगा ना श्याम जाएगा। तो आप आइदर और नाइदर नॉर में अंतर पहले समझ जाइए। आइदर इट विल रेन और इट विल गेट डार्क, या तो पानी गिरेगा या बहुत अंधेरा हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं, कल्पना करिए, नाइदर इट विल रेन नॉर इट विल गेट डार्क, ना पानी गिरेगा और ना ही अंधेरा होगा। नाइदर श्याम नॉर मोहन विल शुड कम टू मी, ना राम और ना ही श्याम मेरे पास आए। नाइदर राम नॉर श्याम, आइदर राम और श्याम शुड कम टू मी। तो यहाँ देखिए आइदर और, नाइदर नॉर, और एक और है इसके अलावा एक बोथ एंड। बोथ सोहन एंड मोहन आर नॉटी। बोथ के बाद एंड आता है
बोथ सोहन मोहन आर नॉटी नहीं बोलेंगे, बोथ सोहन एंड मोहन आर नॉटी। दो यट, दो ही इज नॉटी यट ही इज स्मार्ट। यद्यपि वह शैतान है फिर भी स्मार्ट है। दो ही इज टॉल, दो ही लुक्स अगली यट ही इज स्मार्ट। यद्यपि वह अच्छा नहीं दिखता फिर भी स्मार्ट तो है। दो मतलब यद्यपि, यट मतलब फिर भी। तो दो और यट हमेशा साथ साथ चलेंगे। दो केवल दो का उपयोग नहीं कर सकते, केवल यट का उपयोग नहीं कर सकते, दो और यट। ऐसे ही वेदर और आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। आई डू नॉट केयर वेदर यू गो और स्टे। चाहे तुम रहो या जाओ, मैं कोई चिंता नहीं करता। और लास्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये देखिए सारे शब्द पेयर में हैं, युग्मों में हैं, कंजंक्शंस हैं, दोनों का उपयोग एक साथ होता है, एक वाक्य में होता ही है। नॉट ओनली राम बट श्याम विल ऑल्सो कम। नॉट ओनली राम बट श्याम विल ऑल्सो कम। अब यदि मैं तीनों वाक्यों को देखूं, पहले वाक्य में क्या था? आइदर राम और श्याम विल कम, या तो राम या श्याम आएंगे। दूसरे वाक्य में क्या था? नाइदर राम नॉर श्याम विल कम, ना राम आएगा ना श्याम आएगा, ना तो। और तीसरे वाक्य में जो मैंने अभी बनाया, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, नॉट ओनली राम बट श्याम ऑल्सो विल कम। राम भी नहीं बल्कि श्याम भी आएगा, राम ही नहीं बल्कि श्याम भी आएगा, यानी दोनों आएंगे। पहले में न ये आएगा न वो आएगा, पहले में या वो आएगा या ये आएगा, दूसरे में न ये आएगा न वो आएगा, और तीसरे में दोनों ही आएंगे। तीन वाक्य देखिए कैसे युग्मों में कंजंक्शन का उपयोग हो रहा है। इसके साथ ही जब समुच्चय बोधक नित्य संबंधी या सहसंबंधी की तरह उपयोग होते हैं तो कैसे उपयोग? ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट दिल्ली ऑल्सो। ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट दिल्ली ऑल्सो। वह केवल आगरा ही नहीं गया बल्कि दिल्ली भी गया, दोनों जगह गया। ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा बट दिल्ली ऑल्सो। ऐसा नहीं बोलेंगे ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट दिल्ली ऑल्सो, क्योंकि आगरा से आप दिल्ली का संबंध जोड़ रहे हो। सो ही नॉट ओनली विजिटेड आगरा ऐसा नहीं बोलेंगे, ही विजिटेड नॉट ओनली आगरा बट दिल्ली ऑल्सो, राइट? या बट ऑल्सो दिल्ली। नाउ अनदर काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ कंजंक्शंस, और ये कैसे हैं कि संयुक्त अभिव्यक्तियों को एक साथ हम जब बोलते हैं, संयुक्त समुच्चय बोधक, कंपाउंड कंजंक्शन। बहुत सी संयुक्त अभिव्यक्तियों को हम कंजंक्शन की तरह उसका उपयोग करते हैं। संयुक्त अभिव्यक्तियां क्या हैं? इन ऑर्डर दैट, नोटिस वॉज पब्लिश्ड इन ऑर्डर दैट ऑल रीड। Notice was published in order that all read. The notice was published in order that all read. In order मतलब, in order that मतलब के लिए, ताकि सब लोग पढ़ें। यह नोटिस इसलिए पब्लिश किया ताकि सब लोग पढ़ें। तो in order that मतलब ताकि। On condition that, I will forgive you on condition that you do not repeat it. On condition that, इस स्थिति में, on condition that, इस स्थिति में। कंडीशन का कुछ और अर्थ है, पर यहाँ पर on condition that में कंजंक्शन बन गया। ऐसे ही even if you go, I will not spare you. यदि तुम चले भी जाओगे तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Even if, यदि, even if, so that I will get up early morning so that I catch the train, so that,
तो और भी ऐसे वर्ड हैं, as soon as if, as though, in order that, on condition that, even if, etc. जो एक तरीके से संयुक्त अभिव्यक्तियां हैं, 2-3 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन they are used as conjunction. Now let's come to classes of conjunction. Conjunction के कितने टाइप होते हैं, जैसा कि हम देखेंगे। समुच्चय बोधक 2 वर्गों में, एक कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम। इस वाक्य में 2 स्वतंत्र कथन अलग अलग, बर्ड्स फ्लाई और दूसरा वाक्य क्या है, फिश स्विम। इसमें 2 अलग अलग वाक्य हैं, अर्थात समान कोटि के वाक्य हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेटिंग, समान। यहाँ कोऑर्डिनेटिंग का अर्थ है ऑफ इक्वल रैंक, एक जैसा। बर्ड फ्लाई एंड दैट स्विम्स, राइट। सो इक्वल, जब इक्वल के लिए जब हम कंजंक्शन का यूज कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ इक्वल रैंक। समान श्रेणी वाले उपवाक्य को जब जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं तब हम कहते हैं। और इसके लिए सामान्यतः कौन कौन से प्रीपोजिशन है, एंड, बट, फॉर, और, एंड, बट, फॉर, और, नाइदर, नॉर, आइदर, और, राम और श्याम, समान। मैंने 3 जो उदाहरण बताए समान है, तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समान दीप। अब समान दीप 4 प्रकार के होते हैं। हम उनके प्रकारों पर विशेष न जाएं, लेकिन इतना जान लें कि इनके भी अलग अलग टाइप हैं। बट व्हाट वी शुड नो इज दैट वी हैव दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जिसमें समान दीप एक जैसे हों, तो वो कहलाएंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एक तो हो गया समान और एक है असमान, तो अगला होगा असमान। ये असमान कैसे होता है? असमान में क्या होता है कि समुच्चय बोधक किसी उपवाक्य को ऐसे दूसरे उपवाक्य से जोड़ता है जो अपने को पूरा करने के लिए निर्भर रहता है। जो मैंने पहला वाक्य बताया, चिड़िया उड़ती है, बतख तैरते हैं, बर्ड्स फ्लाई एंड दिस बर्ड स्विम्स, तैरती है, तुलना एक जैसी है, तो वहाँ पे एंड समान में आ गया। लेकिन जहाँ पे तुलना असमान हो तो उसमें क्या होता है, एक वाक्य जो है वो दूसरे पे आश्रित है, दूसरे पर निर्भर है। स्वयं में ये दोनों वाक्य इंडिपेंडेंट नहीं होते या पूरे नहीं होते। ऐसे वाक्यों में हम कहते हैं उनको असमान या आश्रित पदीय समुच्चय बोधक। उदाहरण के लिए आफ्टर, बिकॉज, इफ यू डोंट गो आई विल कम। उदाहरण के लिए आफ्टर द शावर द सन शोन अगेन। यदि मैं केवल बोल दूं आफ्टर द शावर, कोई मीनिंग नहीं निकलता। द सन के शोन अगेन, इसका कोई, तो द सन शोन अगेन आफ्टर द शावर, तो आफ्टर क्या हुआ, कंजंक्शन, वो जोड़ रहा है और इंडिपेंडेंट इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आफ्टर द शावर, शावर के बाद, ये क्या कुछ अर्थ दिखा रहा है? नहीं। यदि ये कुछ अर्थ नहीं दिखा रहा है तो मेन वाक्य का उपवाक्य हो गया है, उस पर आश्रित हो गया, उस पर निर्भर हो गया है, डिपेंडेंट हो गया। एंड सो दिस कम्स अंडर असमान, नॉन कोऑर्डिनेटिंग। ए बुक although there is nothing in it. A book is a book although there is nothing in it. A book is a book although मतलब यद्यपि। एक किताब तो किताब है, यद्यपि उसमें कुछ नहीं है। अब यद्यपि उसमें कुछ नहीं है को यदि मैं आपको बोलूं केवल यद्यपि उसमें कुछ नहीं है, तो क्या कुछ अर्थ निकल रहा है? नहीं। यद्यपि उसमें कुछ नहीं है, ये किस मेन वाक्य पर निर्भर है? एक किताब तो किताब है,
यद्यपि इसमें कुछ, तो एक वाक्य दूसरे पे आश्रित है, और जब आश्रित होता है तो वह नॉन कोऑर्डिनेटिंग हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो सेकंड कैटेगरी ऑफ कंजंक्शन में आता है। तो इसमें कौन कौन से, एक्सेप्ट, इफ, दो, ये शब्द जो हैं ये सामान्यतया इस स्टेज में उपयोग होते हैं जहाँ पर एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है अपने अर्थ के लिए। अनदर एग्जाम्पल, ही विल नॉट पे अनलेस फोर्स्ड। अनलेस फोर्स्ड का क्या अर्थ हुआ? ज़्यादा से ज़्यादा होगा ही विल नॉट पे अनलेस ही इज फोर्स्ड। जब तक उस पर दबाव नहीं बनाया जाएगा, तो पूरा हुआ क्या वाक्य? तब तक वह नहीं देगा। ही विल नॉट पे, वह नहीं देगा जब तक दबाव नहीं बनाया जाएगा, ये इस पर निर्भर है। सिमिलरली, व्हेन आई वॉज यंगर आई थॉट सो। व्हेन आई वॉज यंगर आई थॉट सो, जब मैं छोटा था, आई थॉट सो, तब मैं ऐसा सोचा, तब मैं ऐसा सोचा, तो कुछ पूरा हो रहा है। ये किस पे निर्भर है? जब मैं छोटा था। Right? So these are some words where you find one sentence dependent on another sentence for making its meaning out, and the conjunctions are used for that purpose. एक शब्द और है than। than का हमने उपयोग प्रीपोजिशन के रूप में भी सीखा है। अब यहाँ एक्चुअली than जो है वो कंजंक्शन है, कभी कभी प्रीपोजिशन के रूप में भी उपयोग होता है। I will not work for less than 5 rupees। मैंने एक वाक्य बताया था, वहाँ पे less than 5 rupees में than क्या हो गया? प्रीपोजिशन। अब यहाँ देखिए कैसे होता है, he is taller than me, he is taller than me। अब इसको कैसे बोलेंगे? he is taller than I। the correct sentence है not me, he is taller than I। मेरे, I am tall, he is taller than I am tall। So than क्या है? I am tall को पूरा करने के लिए, जोड़ने के लिए, लेकिन am tall हम नहीं बोलते, केवल I बोल के रुक जाते हैं। he is taller than I। Similarly, I like you better than him। I like you better than him। एक्चुअली कंप्लीट वाक्य क्या है? I like you better than I like him। तो I like को दो बार ना बोल करके हमने हटा दिया और उसके बाद कंजंक्शन ले लिया, I like you better than him। तो than का उपयोग तुलनात्मक, हरी is more stupid than श्याम। हरी is more stupid than श्याम is stupid। इज स्टूपिड शब्द को हटा दिया, हरी इज मोर स्टूपिड दैन। तो ये तुलनात्मक, लेकिन ये भी हम वाक्य चूंकि पूरा नहीं करता, एक वाक्य दूसरे पे निर्भर है, इसलिए समुच्चय बोधक होगा, कंजंक्शन होगा। राइट? अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउ वी कम टू द फैग एंड ऑफ इट, एंड द लास्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिसमें विस्मय हो, जो विस्मय का बोध कराते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। सी द स्पेलिंग। और जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, विस्मय कराने का जिसमें बोध होता हो वो विस्मयादि, वो इंटरजेक्शन। तो विस्मय क्या है? आश्चर्य, अजीब होना, कुछ चीज अनएक्सपेक्टेड होना, कुछ चीज उम्मीद से ज़्यादा होना। जब ऐसा होता है तो हम आश्चर्य सूचक चिन्ह लगाते हैं, जिसे हम हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। आश्चर्य सूचक चिन्ह यानी एक तरीके से पूर्ण विराम और नीचे बिंदी, ए डॉट बिलो ए लॉन्ग आई, एंड दैट इज कॉल्ड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेम यानी आश्चर्य करना। देन ही एक्सक्लेम्ड,
EXCLAIM, टू एक्सक्लेम माने आश्चर्य करना। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इज यूज्ड नॉर्मली फॉर वर्ड्स विच आर इंटरजेक्शन वर्ड्स। विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग विस्मयादि बोधक शब्दों के उपयोग के बाद होता है और एक तरीके से सामान्यतः आखिरी में होता है। There are very few words, but let's see few sentences. Hello, what are you doing? Hello, what are you doing there? तो hello के बाद विस्मयादि सूचक चिन्ह hello. Similarly, alas, he is dead. Oh my God, he is dead. Oh my God. Alas, oof, he is dead. Hurrah, we have won the game. Hurrah, we have won the game. हम जीत गए हैं। Ah, have they gone? Ah, have they gone? ये जो ये जो hello, alas, hurrah या oh, it's a big relief, बहुत आराम मिला। ये जो शब्द हैं इसमें देखेंगे आप, इन सब शब्दों के बाद जो इटैलिक्स में लिखे हैं इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, आश्चर्य सूचक चिन्ह का शब्द बना हुआ। तो दे आर कॉल्ड विस्मयादि बोधक और इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक या इंटरजेक्शन। इस प्रयोग से प्रबल भावनाएं, जो हमारी जो फीलिंग्स हैं उसका एकदम उतार होता है, उसका एकदम भड़ा निकलता है। हमारी जो अंदर की तीव्र फीलिंग, अलास, हेलो, हुर्रा, इससे हमारी जो अंदर की फीलिंग है उसको व्यक्त करने के लिए, उसको दिखाने के लिए ये देखा जाएगा कि वाक्य व्याकरण की दृष्टि से इसका संबंध अंत तो नहीं है, दैट्स ऑल। तो यदि हम देखें कि ये जो आश्चर्य सूचक शब्द हैं या विस्मयादि बोधक शब्द, ये या तो जॉय को बताते हैं, प्रसन्नता के लिए, या ग्रीफ को बताते हैं, दुख के लिए। अलास, ही इज डेड, ओहो, उसकी मृत्यु हो गई। या सरप्राइज बताते हैं, आश्चर्य बताने के लिए। आश्चर्य बताने के लिए कैसे? व्हाट, क्या, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट, ही इज गॉन। ऐसी अप्रूवल के लिए, स्वीकृति के लिए। स्वीकृति के लिए कैसे? ब्रावो, BRAVO, ब्रावो, स्वीकृति के लिए। तो हम केवल ये interjection is a very small topic, and with this it gets over. What you need to know is that interjection is the last part of a speech, number one, among the 8 parts. Secondly, interjection is something like exclamation, विस्मयादि बोधक होता है। विस्मय किस तरह का विस्मय? चाहे वो प्रसन्नता का हो, चाहे वो ग्रीफ का हो, चाहे सरप्राइज से संबंध हो उसका, चाहे अप्रूवल हो। और विस्मय मतलब आश्चर्य भी होता है, कुछ चीज़ अजीब हो जाना होता है। और उसके लिए जो अंग्रेजी में जो शब्द हैं सामान्यतः हेलो, अलास, हुर्रा, ओ आदि आदि, वॉट, ये शब्द जो हैं वो विस्मयादि बोधक में आते हैं। और विस्मयादि बोधक शब्द के उपयोग के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं वो डाला जाता है, तब जाके वो विस्मयादि बोधक शब्द अपने तई पूर्ण होता है। विद दिस योर ग्रामर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑलमोस्ट कम्स टू एन एंड। विद इंटरजेक्शन starting with noun, it almost comes to an end. So far as understanding of that part of grammar is concerned, which is called the parts of speech. इसके अलावा टेंस भी होते हैं, क्लॉज हैं, वॉइस हैं, ये सब आप लोगों को अलग से बताया गया है दूसरे लेसन में। लेकिन बिफोर वी क्लोज, लेट अस डू something to make you understand better, in the sense कि एक ही शब्द का अलग अलग कैसे शब्द भेदों की तरफ प्रयोग होता है। One and the same word
can be used for more than one part of speech. I repeat, one and the same word can be used for more than one parts of speech. One part of speech. कई शब्द हमने अभी वैसे पढ़े हैं, जैसे than का हमने पढ़ा उपयोग, in का पढ़ा, बहुत सारे शब्दों का जो कई बार प्रीपोजिशन थे, कंजंक्शन भी थे, कई बार वो क्रियावाचक वर्ब भी थे. So what I am trying to say is that let us look at some of the words which can be used in more than one ways with different part of speech. For example, let us take the word above. Above. Above का उपयोग adverb में कैसे होगा? The heavens are above. The heavens are above. ऊपर है. Preposition में the moral is above the evil. The moral is above the civil. यहाँ above का उपयोग preposition. Adjective में analyze the above sentence. कौन सा sentence? Above sentence. वाक्य कैसा, कौन सा वाक्य? ऊपर वाला वाक्य, विशेषता बता रहा है. एंड नाउन के रूप में कैसे करेंगे? Our blessings come from above. Our blessings come from above. ये देखिए above के चार उपयोग हो गए. It is adverb, preposition, adjective and noun. After. Another word is after. They arrived soon after. यहाँ पे क्या है? After किसके लिए आ रहा है? क्रिया विशेषण के लिए, एडवर्ब. अराइव्ड के लिए आ रहा है. तो सून आफ्टर, बाद में, समय बता रहा है. तो ये क्या है? एडवर्ब. अब इनका प्रीपोजिशन कैसे उपयोग करेंगे? ही टेक्स आफ्टर हिज फादर. ही टेक्स आफ्टर हिज फादर मतलब क्या हुआ? अपने पिताजी जैसा दिखता है. देखिए अनुवाद कैसा हो गया. टू टेक आफ्टर मतलब दिखाई, मिलना, रिजेंबल करना, मिलान होना, दिखना. ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, उसका जो भाव भंगिमा है, शारीरिक ढांचा है, वह अपने पिताजी पर गया है. वह अपने पिताजी पर गया है, उसके लिए ही टेक्स आफ्टर हिज फादर. यहाँ आफ्टर क्या हुआ? प्रीपोजिशन. अब एडजेक्टिव के रूप में आफ्टर एजेस वी शैल सिंग हिज ग्लोरी. आफ्टर एजेस बहुत समय बाद, बहुत काल बाद. बहुत काल की विशेषता, काल के साथ जुड़ा तो एडजेक्टिव है, विशेषण हुआ. कंजंक्शन कैसे हुआ? वी वेंट अवे आफ्टर दे लेफ्ट. We went away after they left. So again, the word after is having four different uses, and so they come under four different parts of speech. Same word under four different parts of speech. Either. Either bat is good enough. कोई सा भी बैट अच्छा है. कोई सा भी. Either. ये क्या हुआ? Either bat, कोई सा भी बैट. Adjective. Now pronoun में कैसे होगा? Ask either of them. किसी से भी पूछ लो. इन दोनों में से किसी से भी पूछ लो. तो यहाँ पे सर्वनाम है, नाम नहीं है. Ask राम और श्याम नहीं. Ask either of them. तो ये क्या हो गया? pronoun हो गया. और conjunction क्या हुआ? He must either work or starve. He must either work or go. या तो वह काम करे या जाए. Either or. So either is used here in three ways. One adjective, another pronoun and third conjunction. Enough. Enough मतलब हम सामान्यतः समझते हैं पर्याप्त. अब देखिए adjective के रूप में इसका कैसे उपयोग होता है. There is time enough and to spare. There is time enough and to spare. पर्याप्त समय. क्या पर्याप्त? समय पर्याप्त. संज्ञा की विशेषता बता रहा है तो विशेषण हुआ. Adverb. Shall we look or you know well enough.
You know well enough what I mean. You know well enough. तुम अच्छी तरह जानते हो. कैसे जानते हो? अच्छी तरह. जानने की विशेषता बता रहा है. जानना क्रिया है. You know well enough. तो विशेषता बता रहा है. तो किसकी विशेषता? क्रिया की. तो यहाँ हो गया क्रिया विशेषण या एडवर्ब. अब तीसरा इनफ का उपयोग देखिए. नाउन कैसे होता? आई हैव हैड इनफ ऑफ इट. मतलब क्या होता है हिंदी में अनुवाद? अब बहुत हो गया. आई हैव हैड इनफ ऑफ इट. अब बहुत हो गया. ये क्या है? नाउन है. बहुत क्वांटिटी बता रहा है. नाउन के रूप में इसका उपयोग हो रहा है यहाँ पे. इनफ का उपयोग नाउन बहुत. So we have 3 uses of the word enough. Let's come to few more such examples. Right. Another word is right. How the word right can be used in 4 different ways to be parts of 4 different parts of speech. Verb. Verb के रूप में right का उपयोग सही होना. Right मतलब सही होना. कैसे इसका उपयोग होगा? दैट इज ए फॉल्ट दैट विल राइट इटसेल्फ. यह एक ऐसी गलती है जो अपने आप सही हो जाएगी. दैट विल राइट इटसेल्फ. दैट विल करेक्ट इटसेल्फ. राइट मतलब करेक्ट. तो यहाँ पे लेकिन एडवर्ब जैसा उपयोग हुआ है राइट का. टू राइट मतलब सही होना. और WRIT राइट नहीं, RIGHT राइट. सही होना. एक तो राइट का मतलब होता है सही और दूसरा राइट का मतलब होता है सही होना. तो यहाँ पे वर्ब के जैसे हुआ. दूसरा राइट का उपयोग है एडजेक्टिव के रूप में. हम कैसे करेंगे? एडजेक्टिव के रूप में राइट का उपयोग है ही इज़ द राइट मैन फॉर दिस वर्क. यह सही आदमी है. आदमी की विशेषता बता रहा है. कैसा आदमी? सही आदमी. तो क्या हुआ? नाउन हुआ. नाउन की विशेषता बता रहा है तो राइट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ. नाउ how to use right. I ask it as a right. I ask it as a right. यहाँ पे right का अर्थ क्या है? अधिकार. मैंने यह अधिकार पूर्वक पूछा. अधिकार के साथ पूछा क्योंकि मेरा अधिकार. मैंने यह पूछा क्योंकि मेरा अधिकार है. तो अधिकार यहाँ क्या हुआ? ये अधिकार है. राइट अधिकार मतलब संज्ञा. नाउन हो गया. I ask it as a right. And last is how can it be used as adverb? Serve him right. He stood right in my way. He stood right in my way. Sun is right above me. Sun is right above me. He stood right in front of me. He stood right behind me. यहाँ पे right क्या हो गया? वर्ब की विशेषता बता रहा है. सो ये हो गया एडवर्ब. सो नाउ वी हैव राइट, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, ऑल. वेल शब्द जो है उसका उपयोग देखिए नाउन के रूप में कैसे? लेट वेल अलोन. लेट वेल अलोन ये नाउन होगा. वेल अलोन. Adjective, I hope you are not well. I hope you are now well. अब तुम अच्छे हो. ये adjective. Adverb, well begun is half done. Begin क्रिया है. कैसी शुरुआत? अच्छी शुरुआत. Half done मतलब आधा हो गया. यदि शुरुआत अच्छी है तो आधा काम हो गया. यदि शुरुआत बुरी है तो काम बेकार जाएगा. So well begun is half done. And last is interjection. Well, you have succeeded. Well, you have succeeded. So ये interjection हो गया. So well word is used as noun, adjective, adverb as well as interjection. In this process now, let us do some 10 sentences. I give you 10 sentences and you identify which part of speech they are. इन शब्दों को पता करें कि किस शब्द भेद में आते हैं. The 10 sentences are: He kept the fast for a week.
ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। फास्ट तिरछे इटैलिक्स में जो लिखा है उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे। ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज इन। सेकेंड, Mohammedans fast in the month of Ramzan. Mohammedans fast in the month of Ramzan. He is the right man in the right place. Fast दोनों में italics है. He is the right man, right, and in the right place, right, italics. Find out its part of speech. God defied the right. God defend the right. God defend the right. Right in italics. Don't boast too much. Much क्या है? आप बताएं. Which part of speech? It is hard to understand. Hard. It is hard to understand. Hard. Men who work hard enjoy life fully. Hard again. Men who work hard enjoy life fully. Hard. I have long thought. I have long thought so. I have long thought so. Long. And then next one is still water runs deep. Still waters run deep. Still waters run deep. Still. ये जो वाक्य हैं इसमें से आप आइडेंटिफाई करें पार्ट ऑफ स्पीच तो हैं इटैलिक्स में लिखे हुए, कौन से सभी पार्ट ऑफ स्पीच हैं। एवरी वर्ड इज ए पार्ट ऑफ स्पीच, रिमेंबर, यस और नो, एवरी वर्ड इन दिस सेंटेंस इज ए पार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच एट लीस्ट। बट व्हाट इज द एक्सरसाइज गिवन टू यू इज द इटैलिक वर्ड्स you need to identify its part of speech. किस part of speech का हिस्सा है italic word, and then that should help you in honing your understanding of the parts of speech. Okay? While talking about nouns and adjective, I had used the word syllable. Before we proceed further, या हम अब सिलेबल जाने कि क्या है। सिलेबल, SYLLABLE, सिलेबल। ये सिलेबस नहीं है, मैं सिलेबल की बात कर रहा हूँ। सिलेबल का हिंदी में अनुवाद है शब्दांश। शब्दांश दो शब्दों से बना है, शब्द और अंश, यानी किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं। किसी शब्द के अंश को हम सिलेबल कहते हैं। सिलेबल को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे बार बार कि एक सिलेबल वर्ड का क्या मायने हैं एडजेक्टिव में, दो सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं एडजेक्टिव में, तीन सिलेबल वर्ड के क्या मायने हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। सो ये जानना ज़रूरी है। व्हाट इज ए सिलेबल? ए सिलेबल इज ए शब्दांश, जैसे मैंने कहा। यदि मैं शब्दांश की बात करूं तो आप समझ जाइए कि एन अनइंटरप्टेड सेगमेंट ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ ए वॉवेल साउंड, ए वॉवेल साउंड जिसमें वॉवेल साउंड एक ही बार आए, वो एक सिलेबल वर्ड कहलाएगा। ध्यान रखिए, वॉवेल साउंड जिसमें एक ही बार आए, उदाहरण के लिए मैट, कैट, कै, मैं, एक ही बार वॉवेल साउंड आ रहा है, उसे हम वन सिलेबल वर्ब कहते हैं, वन सिलेबल वर्ड कहते हैं, राइट? ये एक सिलेबल वर्ड है। स्टाई, एक्ट, शुड, वन सिलेबल वर्ड, दे आर वन सिलेबल वर्ड। शब्दांश जिसमें एक ही बार आता। चार सिलेबल क्या होता है? फोर सिलेबल वर्ड। वैसे तो अंग्रेजी में 6 टाइप के सिलेबल हैं। सिलेबल आर ऑफ 6 टाइप्स, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू मच डिटेल्स। हमको केवल इतना ख्याल रखना है कि सिलेबल की बात करें
तो सिलेबल का संबंध वॉवेल से है। सिलेबल शब्दांश है पहली बात, और उसका संबंध वॉवेल से है। जब वॉवेल का उच्चारण एक बार है तो एक सिलेबल, दो बार है किसी एक शब्द में तो दो सिलेबल, तीन बार है किसी एक शब्द में तो तीन सिलेबल, चार बार है किसी एक शब्द में तो चार सिलेबल। चार बार क्या? चार बार वॉवेल का उच्चारण उसमें आ रहा हो तो। उदाहरण के लिए, चार बार वॉवेल का उच्चारण किस में होता है? आपको लग रहा होगा कि ऐसा भी होता है क्या कि कोई शब्द में चार बार हो? बहुत होता है। एबिलिटी, ABILITY, चार बार हो रहा है। एबिलिटी, एबिलिटी चार बार, एबिलिटी चार बार बोला गया। डेफिनिशन चार बार बोला गया। डेमोक्रेसी चार बार इसमें वॉवेल आ रहा है। एकोमोडेट चार बार आ रहा है। एकोमोडेट चार बार आ रहा है। डेलीगेशन 4 टाइम्स। डायग्नोसिस 4 टाइम्स। So these are 4 syllable words. अब आप समझ गए सिलेबल क्या होता है। सिलेबल शब्दांश जिसमें एक वॉवेल हो तो एक सिलेबल, और उस वॉवेल का उच्चारण एक बार हो। एक वॉवेल हो ही नहीं, एक वॉवेल से उच्चारण एक ही बार आए, उस शब्द का उच्चारण एक ही बार हो। वॉवेल का उसमें वॉवेल साउंड जो है, वॉवेल साउंड वो एक ही बार आए। जैसे मैंने बताया, एबिलिटी, डेफिनिशन, डेमोक्रेसी। जब सिलेबल की बात होती है तो शब्दांश तो है ही, इसके अलावा हम कह सकते हैं छोटी इकाई। छोटी इकाई से मेरा तात्पर्य है एक वॉवेल पर आके, एक वॉवेल के उच्चारण पर आकर शब्द खत्म हो जाता। जैसे डेफिनिशन में डे खत्म, फी नी शन, शन देखिए एक साथ बोला गया, श अज उसमें आया। तो इस प्रकार ये चार वॉवेल हुए, चार वॉवेल उच्चारण आए, चार वॉवेल उच्चारण आए, इसलिए चार सिलेबल हुआ। तो इसकी कितनी इकाइयाँ हुई? चार इकाइयाँ हुई। चार इकाइयाँ हुई शब्दों की, छोटी इकाई, तो वो चार सिलेबल कहलाया। ऐसे 3 सिलेबल वर्ड हैं, ऐसे 2 सिलेबल वर्ड हैं। यदि मैं सिलेबल की परिभाषा की बात करूं तो ए सिलेबल इज ए सिंगल अननोन, ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड। फिर से देख लीजिए, ये बोल्ड में लिखा हुआ है, ए सिलेबल इज ए सिंगल, ए सिलेबल, यदि एक सिलेबल की बात कर रहे हैं तो ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड। रिटर्न भी हो सकता है, बट उच्चारण से स्पष्ट होता है कि वो एक का है कि दो का के। तो आई डिफाइन अगेन, ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड ऑफ ए स्पोकन वर्ड। सिलेबल्स जो हैं, दे यूजुअली कंटेन ए वॉवेल एंड accompany consonant, और consonant के साथ जुड़े रहते हैं। The number of times you hear a vowel in a word is equal to the number of syllables. The number of times you hear a vowel, ये सेंटेंस को देखिए, the number of times you hear a vowel is equal to number of syllables a word has. जितनी बार आप वॉवेल की आवाज़ सुनेंगे एक शब्द में, उस शब्द में उतने सिलेबल हैं। जितनी बार एक वॉवेल की आवाज़ सुनेंगे, वॉवेल क्या हैं? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल होते हैं अंग्रेजी में, और बाकी सारे अक्षर कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो यदि इन 5 आवाज़ों में से कोई सी भी आवाज़ आप 5 बार सुनते हैं किसी वाक्य में, किसी शब्द में, तो वो 5 सिलेबल का शब्द है। यदि इन 5 वॉवेल्स में से कोई सी भी आवाज़, वॉवेल की आवाज़ आप एक बार सुनते हैं तो 1 सिलेबल, 2 बार सुनते हैं तो 2 सिलेबल, 3 बार सुनते हैं तो 3 सिलेबल, एटसेट्रा। सो वी कैन डिफाइन इट अगेन। सिलेबल्स, ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड। 2
2 syllable is a double unbroken sound. 3 syllable is a triple unbroken sound, etc., etc. 5 syllable word is a 5 times unbroken sound of a spoken word. 5 बार वो अलग अलग साउंड आता है, 5 सिलेबल में 5 बार ब्रेक होता है, लेकिन हर बार अनब्रोकन एक एक रहता है. Am I clear?